Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd April 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about governor's power with respect to remission matters. जब भी किसी कन्विक्ट को सजा दी जाती है तो उस केस में गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास पावर होता है उसकी सजा को कम करने का। तो उसी रेस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर आर्टिकल है। दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इस आर्टिकल को समझने के लिए एक बार आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं। एज पर दिस आर्टिकल गवर्नर ऑफ ए स्टेट हैज पावर टू रिड्यूस और कैंसल पनिशमेंट गिवन टू अ पर्सन। अलग अलग तरीके के पावर्स हैं गवर्नर के पास। एज पर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्डन करने का पावर है, मतलब कंप्लीटली कैंसल द पनिशमेंट। लेकिन ध्यान रहे संविधान के हिसाब से गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस के केस में पार्डन नहीं कर सकते संविधान के हिसाब से, ठीक है। रेप्रीव मतलब डिले द पनिशमेंट। रेस्पाइट मतलब रिड्यूस द पनिशमेंट टू फॉर सम स्पेशल रीजन। रेमिशन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ पनिशमेंट। एंड कम्यूट चेंज द टाइप ऑफ पनिशमेंट, मतलब डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके के अलग अलग पावर्स हैं गवर्नर के पास फॉर अ पर्सन हु इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू सम काइंड ऑफ पनिशमेंट। तो उसको अलग अलग तरीके से बेनिफिट पहुंचा सकते हैं गवर्नर यूजिंग हिज पावर गारंटेड अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर के पास ये सारे पावर्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट लॉज। स्टेट क्रिमिनल लॉज से रिलेटेड अगर किसी को सजा दी गई है तो उस केस में गवर्नर के पास ये पावर है। इसी तरीके के पावर प्रेसिडेंट के पास हैं अंडर आर्टिकल 72 फॉर लॉज मेड अंडर यूनियन लिस्ट। तो प्रेसिडेंट के पास भी इस तरीके के पावर्स हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर है डेथ सेंटेंस को भी पार्डन करने का एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। बस ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल पावर आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट के केस में। अब सुप्रीम कोर्ट का व्यू देखते हैं ऑन प्रेसिडेंट या गवर्नर्स पावर विथ रिस्पेक्ट टू रेमिशन। सुप्रीम कोर्ट ने सक्सेसिव जजमेंट्स में बार बार क्लैरिफाई किया है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर का ये जो पावर है रेमिशन का, ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। दे हैव टू प्रैक्टिस दिस पावर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आपको ध्यान में रखना है। शमशेर सिंह केस ऑफ 1974, इस केस के हिसाब से प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स एंड द रियल पावर लाइज विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये डी फैक्टो हेड्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसमें भी प्राइम मिनिस्टर एट द यूनियन लेवल, चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल को कहा जाएगा डी फैक्टो हेड। तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो शमशेर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जहां पे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज द डी फैक्टो हेड, द रियल हेड, प्रैक्टिसिंग ऑल द पावर्स इन रियल सेंस। वो एग्जीक्यूटिव पावर को रियल सेंस में प्रैक्टिस करेंगे। सो ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक और फीचर होता है, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा, where the executives are answerable and accountable to the legislature and they will enjoy their power as long as they hold confidence of the house legislative body। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर होता है जो यूके में फॉलो होता है। शमशेर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर को रिस्ट्रिक्ट करते हुए कहा कि ये सिर्फ सेरेमोनियल हेड हैं। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब शमशेर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रॉडर बात कही है कि इन जनरल दे आर सेरेमोनियल हेड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो उनको अपने पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के बेसिस पे ही प्रैक्टिस करनी है। फिर मारूराम केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट हैज स्पेसिफिकली टॉक्ड अबाउट आर्टिकल 72 जो प्रेसिडेंट को पावर देता है ऑफ रेमिशन एंड आर्टिकल 161 जो गवर्नर को पावर देता है रेमिशन का, उसके बारे में स्पेसिफिकली बात की है। और शमशेर सिंह केस के जजमेंट को ही इम्प्लीमेंट किया, जहां पे शमशेर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, उसको
अप्लाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मारूराम केस में कहा कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 161 के अंतर्गत गवर्नर जब अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे तो दे मस्ट एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दे कैन नॉट एक्ट ऑन पर्सनल डिस्क्रिशन। खुद की इच्छा के हिसाब से काम नहीं कर सकते। करंट न्यूज भी इसी से रिलेटेड है। इस पर्टिकुलर केस में a full bench of Madras High Court has ruled that governor must act on advice of Council of Ministers in case of matter of remission. This applies even if the governor personally disagrees. आप पर्सनली आपको लगता हो कि किसी की सजा कम नहीं करना चाहिए या कम कर दिया जाना चाहिए, ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है गवर्नर का, बट पर्सनल ओपिनियन डज नॉट मैटर, ऐसा फिर से दोहराया है, रीइटरेट किया है मद्रास हाई कोर्ट ने। तो पहले से दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स इस डायरेक्शन में ऑलरेडी हैं। शमशेर सिंह केस याद रखना है, इसमें ब्रॉडर आइडिया इस्टेब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट ने। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स आर सेरेमोनियल हेड, वी एक्चुअली फॉलो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो द एग्जीक्यूटिव्स का जो रियल हेड है वो प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स है। और मारूराम केस में स्पेसिफिकली पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की बात हुई है। वहां पे भी दे हैव टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे कैन नॉट एक्ट ऑन पर्सनल डिस्क्रिशन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करने में ये मेंस का जो आंसर है इसका कुछ पॉइंट्स भी हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, इस मेंस आंसर में मैंने सिंपली आपको एक बात बताई है जो आपने बेसिक पॉलिटी क्लास में जरूर रिवाइज किया होगा। वो बात ये है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है जिसको आप एक्सप्लिसिट डिस्क्रिशन कह सकते हैं। खासकर मैं गवर्नर की बात कर रहा हूं। गवर्नर्स के पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। ये जो प्रश्न है वो गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर से रिलेटेड है और ये प्रीलिम्स प्रश्न भी गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर से रिलेटेड है। तो कुछ ऐसे डिस्क्रिशनरी पावर हैं जो संविधान में लिखे गए हैं। फॉर एग्जांपल, रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन अंडर आर्टिकल 200 या 6 शेड्यूल एरियाज को डिक्लेयर करने का जो पावर है वो गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि एक्सप्लिसिट डिस्क्रिशनरी पावर के अंतर्गत आता है। यानी कि दो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के हिसाब से ही गवर्नर को फैसला लेना है। बट कुछ ऐसे मामले जरूर हैं जहां पे गवर्नर हैज एक्सप्लिसिट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर। उसके अलावा कुछ सिचुएशनल जिसको कहा जाएगा इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट डिस्क्रिशनरी पावर भी गवर्नर के पास आ जाते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि गवर्नर को एक्ट करना है ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन जब हंग असेंबली हो, जब सरकार हो ही नहीं स्टेट लेवल पे, डिसॉल्व हो गया है, मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, उस केस में कुछ पावर्स इम्प्लिसिट तरीके से गवर्नर के पास आ जाते हैं। तो इस तरीके के जो डिस्क्रिशनरी पावर आ जाते हैं गवर्नर के पास, इनको कहा जाता है सिचुएशनल या इम्प्लाइड डिस्क्रिशनरी पावर। तो कुछ डिस्क्रिशनरी पावर हैं जरूर, लेकिन फिर भी याद रहे सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह केस में और मारूराम केस में गवर्नर के पावर को रिस्ट्रिक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमाई केस में कहा कि जो डिस्क्रिशनरी एक्शंस है गवर्नर के, दे आर आल्सो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। उसको भी वो लोग वेस्टेड सेल्फिश इंटरेस्ट से नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये जो मेंस का क्वेश्चन है, इसमें आपको एक बात रिकॉल कराने की मैंने कोशिश की है कि गवर्नर के पास कुछ लिमिटेड एरियाज में कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर है और कुछ एरियाज में ऐसे सिचुएशन अराइज होते हैं जहां पे उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर आ जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2026, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। जब आंध्र प्रदेश स्टेट का बंटवारा हुआ और एक अलग स्टेट बनाया गया तेलंगाना साल 2014 में, इसके लिए एक अलग से कानून लाया गया था, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014। तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 के हिसाब से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो अलग अलग स्टेट्स बनाए गए। आंध्र प्रदेश तो पहले से था ही, उसी को बाइफर्केट करके एक अलग स्टेट बनाया गया तेलंगाना। अब पहले से जो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद, वो तेलंगाना के पास आ गई, बिकॉज हैदराबाद लोकेटेड इन तेलंगाना। तो हैदराबाद बिकेम द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ तेलंगाना। अब आंध्र प्रदेश के लिए नए कैपिटल सिटी को बनाना था, क्योंकि हैदराबाद जो पहले से कैपिटल सिटी थी वो तेलंगाना के पास चली गई। तो प्रपोजल आया कि अमरावती को बनाया जाए, अमरावती सिटी को बनाया जाए आंध्र प्रदेश का कैपिटल।
इसको एक ग्रीन फील्ड कैपिटल की तरह डेवलप किया जाएगा। मतलब पहले से यहाँ पे कुछ भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं था, एकदम फ्रेश नया कैपिटल सिटी डेवलप किया जाए अमरावती को। दैट वाज द प्रपोजल। और इसके हिसाब से काम हो भी रहा था, अमरावती को कैपिटल की तरह डेवलप किया जा रहा था आंध्र प्रदेश के। लेकिन फिर 2019 में आंध्र प्रदेश के अंदर नई सरकार आई। आपको इतना वहां की लोकल पॉलिटिक्स नहीं समझनी है, बट वाईएसआर कांग्रेस की सरकार आई, चीफ मिनिस्टर बने वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और जो 2019 में वहां पे सरकार बदली आंध्र प्रदेश के अंदर, तो उन्होंने अलग डिमांड रखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ अमरावती को बनाया गया स्टेट कैपिटल, अगर, तो उससे कोस्टल लोगों को फायदा होगा, कोस्टल टाउन्स को फायदा होगा, जबकि जो इंटीरियर वाले टाउन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको नुकसान हो सकता है। प्लस अमरावती को एकदम फ्रेश फुल फ्लेजेड कैपिटल बनाने में बहुत खर्च भी होगा। तो 2019 में लोकल पॉलिटिक्स कैपिटल डेवलपमेंट के अराउंड शुरू हो गई। और जो नई सरकार आई 2019 में, उनके हिसाब से सिर्फ अमरावती को कैपिटल बनाना गलत होगा। इससे एक तो रीजनल बायसनेस डेवलप होगा, प्लस इसको डेवलप करने में बहुत पैसा भी खर्च होगा। और इस कारण से एक नया प्रपोजल दिया सरकार ने 2019 में, आंध्र प्रदेश की सरकार ने, कि 3 कैपिटल्स डेवलप किए जाए। 3 कैपिटल्स प्रपोजल। विशाखापट्टनम शुड बी डेवलप्ड एज एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती एज लेजिस्लेटिव कैपिटल एंड कुर्नूल एज जुडिशियल कैपिटल। अब इस कारण से अननेसेसरी कंफ्यूजन और कंट्रोवर्सी होनी शुरू हो गई, क्योंकि ऐसा इन जनरल तो हमारे देश में होता नहीं है। स्टेट्स के एक ही कैपिटल होते हैं, वहीं पे के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल विंग होते हैं। कोऑर्डिनेशन में भी आसानी होता है। अब ये 3 अलग अलग शहरों में 3 अलग अलग कैपिटल बनाने की बात होने लगी। इसकी सरकार जो 2019 में नई सरकार आई, उन्होंने ऐसी बात करनी शुरू कर दी। लेकिन 2024 में वापस से सरकार बदल गई और फिर एक नया बिल रखा गया पार्लियामेंट के अंदर। इस बार पार्लियामेंट के लेवल पे तय किया गया भारत सरकार द्वारा कि दे हैव टू इंटरवीन इन द मैटर, एंड अ बिल वाज प्रपोज्ड, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2026। इस बिल को लोकसभा ऑलरेडी पास कर चुका है और रिसेंट न्यूज ये है कि राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया है। इस बिल की मदद से आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 को अमेंड किया जाएगा, जिसकी मदद से 2 अलग स्टेट्स बनाए गए थे, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। अब उस कानून को वापस से थोड़ा अमेंड किया जाएगा एज पर दिस न्यू बिल, और फिर अमेंड करके वहां साफ साफ लिखा जाएगा कि देयर विल बी जस्ट 1 कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, दैट इज अमरावती। इस नए अमेंडमेंट बिल की मदद से पुराना जो कानून है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसको अमेंड करके और लिखा गया है, बताया गया है कि द ओनली कैपिटल, द सोल एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश विल बी अमरावती। तो इसके साथ ही जो काफी लंबे समय से 10-12 साल से जो पॉलिटिकल एंड लीगल अनसर्टेनिटी चल रही थी रिगार्डिंग कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, वो खत्म हो जाएगी। तो ये बिल ऑलरेडी दोनों हाउस से पास हो चुका है। प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद अमरावती को सोल एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे फिल्म्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट NCERT obtained deemed to be university status। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। करंट न्यूज ये है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने NCERT को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस देने का फैसला किया है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया देखते हैं। देखिए ओवरऑल समझते हैं भारत के अंदर यूनिवर्सिटीज कितने तरीके के होते हैं। 3 मोटे मोटे तरीके की यूनिवर्सिटीज होते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट द्वारा फंडेड एंड मेंटेन्ड, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट फंडेड, प्राइवेट मेंटेन्ड, एंड देन देयर आर सम डीम्ड यूनिवर्सिटीज जिनको यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पब्लिक यूनिवर्सिटीज कैन बी सेंट्रल पब्लिक यूनिवर्सिटीज, भारत सरकार द्वारा मेंटेन्ड, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन्ड, एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हैं वो प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट ट्रस्ट मेंटेन करते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कानून बनाना पड़ता है, दैट हैज टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट। वहीं पब्लिक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कानून बनाना पड़ता है, दैट हैज टू बी पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो असम के अंदर जो असम पब्लिक यूनिवर्सिटी होगी स्टेट बेस्ड, उसके लिए कानून बनाया गया होगा जो असम लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया होगा। और यूनियन लेवल की जो पब्लिक यूनिवर्सिटी बनाई गई कहीं पे भी, उसके लिए कानून पास किया जाता है बाय द पार्लियामेंट। ध्यान रहे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होते हैं
उनके लिए भी कानून पास करने की जरूरत होती है। एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड सपोर्टेड बाय द वेरियस बॉडीज एंड सोसाइटीज। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज किसी भी स्टेट के अंदर हैं तो उनको बनाने के लिए भी एक कानून पास करने की जरूरत होती है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। और उसके अलावा होते हैं कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इनका डेजिग्नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट खासकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज जैसा कि मैंने आपको कहा एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका स्टेटस देती है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज ग्रांटेड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस टू एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी अब इस डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस को मिलने के बाद, ये काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि एनसीईआरटी को डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस दिया जाएगा, अब दे दिया गया है फॉर्मली। इसके साथ ही एनसीईआरटी कैन लॉन्च इट्स न्यू डिग्री कोर्सेज, पीएचडी प्रोग्राम भी ला सकता है, अपना नया करिकुलम डिजाइन कर सकता है। ये जो नए कोर्सेज लाएगा एनसीईआरटी, ये मेनली फोकस करेगा टीचर्स एजुकेशन पे। जो स्कूल लेवल पे टीचर्स पढ़ाते हैं उनके लिए नए नए कोर्सेज लाएगा और वो कोर्सेज को करने के बाद इन टीचर्स को सर्टिफिकेशन दिया जा सकता है। उसके अलावा एनसीईआरटी में लॉन्च कोर्सेज विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल रिसर्च एंड इन इमर्जिंग एरियाज ऑफ एजुकेशन लाइक एआई एंड रोबोटिक्स। बट ध्यान रहे एनसीईआरटी विल कंटिन्यू टू प्ले इट्स कोर रोल, दैट इज टू डिजाइन स्कूल करिकुलम। वो काम करती रहेगी एनसीईआरटी, स्कूल करिकुलम को डिजाइन करना जो उसका मुख्य काम था जिसके लिए एनसीईआरटी को बनाया गया है, वो काम करती रहेगी। साथ ही साथ वो अब एक यूनिवर्सिटी की तरह भी काम करेगी। इट कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश एन ऑफ कैंपस सेंटर, रिसर्च एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकती है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट राइसिस व्हेल। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से यह टॉपिक देख लीजिए। सबसे पहले समझते हैं राइसिस व्हेल होते क्या है। राइसिस व्हेल बिलोंग टू बलीन व्हेल फैमिली। देखिए बलीन व्हेल फैमिली का कॉन्सेप्ट समझते हैं। व्हेल्स जनरली दो तरीके की होती हैं। कुछ व्हेल्स जिनके दांत नहीं होते, टूथलेस होते हैं। फिर वो खाना कैसे खाते हैं, तो उनके गम्स से ही एक बलीन लगा हुआ होता है। बलीन मतलब आप एक नेट जैसा फिल्टर कह सकते हैं, वो लगा रहता है। वो जैसे हमारे बाल जैसे बनते हैं केराटिन से, वैसा ही केराटिन से बना हुआ एक बलीन होता है, व्हेल्स के गम से लगा हुआ होता है, एक फिल्टर टाइप। और ओशन के अंदर कहीं पे भी मान लीजिए फूड है, ये बलीन व्हेल वहां से जाते हैं और फूड जो पानी में तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में लोकलाइज तरीके से, वहां पे जाकर के बलीन उस वाटर को स्वैलो करते हैं। जब वाटर को स्वैलो करते हैं तो पानी से फूड फिल्टर आउट हो जाता है और वो फूड बलीन में फंस जाता है, नेट जैसा बलीन में फंस जाता है व्हेल्स के, और फिर वहां से उस बलीन में फंसे हुए फूड को स्वैलो कर लेते हैं व्हेल्स और इस तरीके से उनको खाना मिलता है। तो इस तरीके से टूथलेस व्हेल्स जो हैं वो अपना खाना खाते हैं। टूथलेस व्हेल्स को ही कहा गया है बलीन व्हेल्स। उसके अलावा कई सारे ऐसे व्हेल्स हैं जिनके टूथ होते भी हैं। अब राइस व्हेल के बारे में जैसा कि मैंने कहा, दे बिलोंग टू बलीन व्हेल फैमिली। राइस व्हेल्स की संख्या ओवरऑल 100 से भी कम बची है दुनिया में। और राइस व्हेल्स की एक खासियत है कि दे आर फाउंड एट वन पर्टिकुलर लोकेशन ओनली, दैट इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही बस पाए जाते हैं बलीन व्हेल, और कहीं नहीं पाए जाते। उनकी संख्या 100 से भी कम हो गई है। गल्फ ऑफ मैक्सिको को आजकल कई सारे जगहों पे गल्फ ऑफ अमेरिका भी लिखा रहता है, क्योंकि अमेरिका ने पिछले साल से डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया प्रोपागेंडा शुरू किया है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया जाना चाहिए, इन ऑर्डर टू हाईलाइट द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ग्रेटनेस ऑफ अमेरिका। तो कई सारे जगहों पे आजकल आपको गल्फ ऑफ अमेरिका भी लिखा हुआ मिलेगा। हम बात करते हैं राइस व्हेल्स की। राइस व्हेल्स की संख्या जो है 100 से भी कम रह गई है दुनिया में, एंड दैट इज व्हाई दे आर कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज इन IUCN रेड डेटा बुक। करेंटली बलीन व्हेल्स या राइसेस व्हेल्स जो बलीन व्हेल्स हैं, ये न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, ओवरऑल कह सकते हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑयल ड्रिलिंग इन गल्फ ऑफ मैक्सिको। इस कारण से कई सारे जो साइंटिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका कहना है कि अगर ऑयल ड्रिलिंग हुई गल्फ ऑफ मैक्सिको में तो बलीन व्हेल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी उनकी संख्या कम है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर ऑयल ड्रिलिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको में शुरू हुई तो। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। संलेखन प्रैक्टिस से रिलेटेड जो प्रश्न था जैनिज्म के, उसका सही जवाब होगा स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन एंड डिटैचमेंट। FCRA
Foreign Contribution Regulation Act. The bill proposes the creation of designated authorities to manage foreign contribution and assets of organization where FCRA registration is cancelled, surrendered, or ceases to exist. That is absolutely correct. But the bill allows designated authorities to alter religious character of the places of worship while managing such asset. This is wrong. Religious characters of the places of worship cannot be altered. This protection has been given. The second statement is wrong. Qdenga, it is used for prevention of dengue fever. That is correct. It provides protection against only one serotype of the dengue virus. This is wrong. It provides protection against all the 4 serotypes of dengue virus. So the correct answer is option A. Pradhan Mantri Urja Ganga, it is a gas pipeline project aimed to meet energy demands only for river Ganga flowing states. ऐसा नहीं है. आपको पता है कि ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट जो है इट एक्सटेंड्स अप टू पारादीप एंड धामरा इन उड़ीसा. उड़ीसा इज नॉट ए रिवर गंगा स्टेट. सो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत. द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इसको गेल इम्प्लीमेंट कर रही है. इट एम्स टू प्रोवाइड piped cooking gas to residents and piped gas for industrial cluster. This is correct. अब सवाल में पूछा गया which of the above statements are incorrect. तो correct answer will be 1 and 2. ये दोनों statements गलत हैं. That's all from our side for today. Thanks for watching.